नमस्कार, मैं हूं नैन्सी और दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो बेहद गंभीर बीमारी है, जिससे अक्सर लोग ग्रसित हो जाते हैं और उन्हें इस बात का अंदाज़ा तक नहीं रहता कि ये बीमारी उनके शरीर में घर कर गई है। हम बात कर रहे हैं गठिया की। ये बीमारी इतनी खतरनाक है कि अगर ये किसी को जकड़ ले तो कई बार लोगों का चलना तक दुश्वार हो जाता है। तो इसके शुरुआती लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, इससे निजात कैसे पाया जा सकता है, इसके उपाय क्या हैं बचाव के, इन तमाम पहलुओं पर और कई जानकारियां हम आपसे साझा करेंगे, जिसके लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर रेखा कुमारी। डॉक्टर रेखा, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, जोहार आप सभी को। डॉक्टर रेखा, मैं कोई भी सवाल पूछने से पहले मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि ये बीमारी क्या है, गठिया बीमारी, क्योंकि अक्सर जिन्हें ये बीमारी है वो तो इससे भली भांति वाकिफ़ हैं कि ये बीमारी कितनी तकलीफ़ देती है, लेकिन जिन्हें इस बारे में ज्ञान नहीं है उन्हें पता नहीं होगा कि ये बीमारी कितनी ख़तरनाक हो सकती है। कोई भी डिजीज़ हो, डिजीज़ के लिए अवेयरनेस सबसे फर्स्ट पॉइंट होता है। अगर अवेयरनेस है तो वो सचेत हो सकते हैं। आप बात कर रही हैं गठिया की। जैसे गठिया क्या है, गांठ वाले जो प्रॉब्लम्स होते हैं जॉइंट्स पेन में, गठिया एक टाइप्स है। एक कॉमन वर्ड में कहे कि अर्थराइटिस एक बीमारी है। जैसे आपके जॉइंट टू जॉइंट्स में पेन होता है, अर्थराइटिस के ही सब टाइप्स है। रूमेटाइड अर्थराइटिस जिसको आप गठिया बोल रही हैं, गाउट है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है। तो अर्थराइटिस में जॉइंट टू जॉइंट पेन आपके बॉडी में, पूरे होल बॉडी में, बोथ एक्सट्रीमिटीज़ में, आपके राइट एंड लेफ्ट बोथ पार्ट्स में। जैसे आपका टो से अगर कोई पेन स्टार्ट हुआ है तो टो से नी टू थाई टू सारे जॉइंट्स में पेन होते हैं। तो इसमें ये है कि रूमेटाइड अर्थराइटिस की आप बात कर रही है, चूँकि रूमेटाइड अर्थराइटिस एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है जिसमें हमारे बॉडी की इम्यूनिटी अगर वीक है तो ऑटो इम्यून डिजीज़ हमारे बॉडी पे अटैक करते हैं। जैसे रूमेटाइड अर्थराइटिस, सोरियासिस, गाउट, ल्यूपस, इस तरह की बीमारियां होती है। तो मैम, ये पूछना चाहूँगी कि जैसे आपने ये इनके प्रकार बताए गठिया के, तो इसमें से सबसे खतरनाक मतलब प्रकार का गठिया कौन सा होता है, और या फिर जैसे इनके दर्द जो होते हैं इन सब तीनों प्रकार में, तो क्या ये एक दूसरे से अलग होते हैं या तीनों में मतलब लगभग एक ही तरह का दर्द, जलन या जो भी महसूस होता है? चूँकि टाइप्स अलग है तो सबके साइन एंड सिम्टम्स अलग है। बस कॉमन फीचर्स एक ही है कि आपके जॉइंट्स को ये तीनों डिजीज़ जो है डैमेज कर रहा है। अर्थराइटिस में जॉइंट्स, जैसा कि मैंने बताया कि जॉइंट टू जॉइंट्स पेन होता है। इसमें जॉइंट्स में क्या होता है कि आपके जॉइंट्स में पेन एंड स्वेलिंग होता है। आपके बॉडी के जॉइंट्स का एक नॉर्मल स्ट्रक्चर मैं बताना चाहूँगी। जो दो जॉइंट्स होते हैं, आपका बॉडी हर जगह जॉइंट्स से है। आपका एल्बो जॉइंट्स है, एंकल जॉइंट्स है, नी जॉइंट्स है। तो हर जॉइंट्स के बीच में होता क्या है, दो जॉइंट्स के बीच में फ्रिक्शन ना हो। कहते हैं ना, चटक रहा है, आवाज़ कर रहा है, खटखट की आवाज़ आ रही है, तो वो क्या होता है ना, उसके लिए नेचर ने हमें कुशन दिया हुआ है दो बोन्स के बीच में। वो कुशन को हम लोग मेडिकल टर्म में साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं। और साइनोवियल मेम्ब्रेन्स के चारों ओर साइनोवियल फ्लूइड फिल्ड होता है। और वो फ्लूइड कहते हैं ना, जब आपके वो घिसने लग जाता है और वो डैमेज हो रहा है, तो अगर डैमेज होने की वजह से आपको पेन होता है। और रूमेटाइड अर्थराइटिस में क्या होता है, इसमें चटकने की आवाज़ इसीलिए आती है। हाँ, क्योंकि कुशन डैमेज हो रहा है ना, आपका साइनोवियल मेम्ब्रेन डैमेज हो रहा है। मेम्ब्रेन डैमेज हो रहा है तो उसका जो फ्लूइड था, जो तरल पदार्थ था, जिस चिकनापन, जो स्लिपरी सरफेस था, जिससे वो दोनों आपस में फ्रिक्शन ना करे, और फ्रिक्शन होने की वजह से वो पेन एंड स्वेलिंग होता है। लेकिन रूमेटाइड अर्थराइटिस में क्या होता है, आपके जॉइंट्स के लाइनिंग में, आपके जॉइंट्स के लाइनिंग को डिजेनरेट कर रहा है, वो पेन प्रोड्यूस कर रहा है। वो जब डिजेनरेट हो रहा है तो बोन घिस घिस के ओवरलैप हो रहा है। ओवरलैप होने की वजह से कहते हैं ना, गठिया के पेशेंट को उनका एक भी जॉइंट सही नहीं होगा। यहाँ टेढ़े मेढ़े पूरे फिंगर्स, उनके लेग्स, उनके आप अगर देखोगे तो उनका फिट का जो ये थंब वगैरह सब सारे जॉइंट्स टेढ़े मेढ़े होते हैं, क्योंकि वो घिस घिस कर वो एक दूसरे को ओवरलैप किए हुए हैं। तो जैसे मैम ये प्रकार होते हैं, हर किसी का जैसे ये शुरुआत होता है तो इनके शुरुआती लक्षण भी होते होंगे जिन्हें अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि छोटे मोटे दर्द होते हैं, लोग तो इन्हें ध्यान नहीं देते, लोग दवा खा करके या ऐसे ही
लोग इन्हें नज़रअंदाज करके ठीक करने की कोशिश करते हैं? शुरू में जॉइंट्स पेन होता है तो लगता है कि अगर जॉइंट्स पेन हो रहा है तो लोग पेन किलर खा लेते हैं। उनको लगता है कि अरे थोड़ा बहुत पेन हो रहा है, ज़्यादा चल लिया या ज़्यादा एक्स्ट्रा वर्क कर लिया, तो इन सब की वजह से जॉइंट्स पेन हो रहा है। लेकिन होता क्या है, इसके डायग्नोसिस का फ़र्क है। अगर पेन हो रहा है तो अब सबको, जो डॉक्टर हैं वो बेहतर समझ सकते हैं कि इसमें अर्थराइटिस कौन सा है, ओस्टियो अर्थराइटिस कौन सा है, रूमेटाइड अर्थराइटिस कौन सा है और गाउट कौन सा है। तो सबका सिम्टम्स अलग है। जैसा कि मैंने बताया, रूमेटाइड अर्थराइटिस जो कि गठिया आपने कहा, तो बॉडी के जैसे आपके हैंड है, लेग्स है, हर जगह गांठ बन जाता है। आपके अंडर स्किन गांठ आप फील करोगे तो वो गठिया है। गांठ गांठ पेन, और उसके अंदर आपके स्किन के अंदर नोड्यूल्स बनता है। और गाउट में क्या होता है कि आपके बॉडी में जैसे यूरिक एसिड का अमाउंट बढ़ जाता है। और जनरली अगर किसी को लेग पेन हो रहा है, जॉइंट्स पेन हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है, तो आप आम लोगों से भी सुनोगे कि अरे इतना पेन हो रहा है, यूरिक एसिड टेस्ट करा लो, हो सकता है यूरिक एसिड तुम्हारा बढ़ा हो। हालांकि वो कम्प्लीटली रॉन्ग भी नहीं है। यूरिक एसिड में क्या होता है, क्रिस्टलाइन डिपोजिशंस होते हैं और वो मोस्टली आपके फिंगर्स में होते हैं। तो वो क्रिस्टलाइन डिपोजिशंस गाउट है। तो सबका पेन अलग है। अगर पेन किसी में, अब रूमेटाइड अर्थराइटिस में आपको आपका जो जहाँ पेन हो रहा है आप उसको टच करोगे तो वो रेडनेस रहेगा जहाँ पेन है, और ऊपर से वो फील करने पे वो वार्म फील होगा, गर्म महसूस होगा, और बहुत ही ज़्यादा जलन, मतलब बर्निंग लाइक पेन। तो जैसे मैम ये बीमारी है, क्या इसमें कुछ ऐसा क्राइटेरिया है कि ये सिर्फ बड़े लोगों को ही हो सकता है, या युवाओं को भी ये जकड़ती है, या ऐसा कुछ मतलब लोगों को फेस करना नहीं, पड़ता ये है? क्वेश्चन आपने बहुत ही अच्छा पूछा। मैं आपको बताना चाहती हूँ, अभी के कंडीशन में अभी कोई भी डिजीज़ का एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड नहीं रहा। अगर हम डायबिटिक की बात करते हैं तो पहले के लोगों को लगता था 40-50 प्लस डायबिटिक होता है, लेकिन अभी न्यू बॉर्न बेबी जैसे ही उनका बर्थ हो रहा है पता चल रहा है वो बेबी जो है डायबिटिक है, जुवेनाइल डायबिटीज़। उसी तरीके से जो ये आप अर्थराइटिस की बात कर रही है, रूमेटाइड अर्थराइटिस, इवन कि रूमेटाइड अर्थराइटिस जिन बच्चों का इम्यून सिस्टम वीक है उनका भी जुवेनाइल रूमेटाइड अर्थराइटिस होता है। तो अब कोई एज फैक्टर नहीं रहा। ऐसे जनरली हम लोग जानते हैं 48 से 60 के बीच में रूमेटाइड अर्थराइटिस, जॉइंट्स पेन वगैरह सब होता है। लेकिन हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो कि टीनेजर हैं, 15 इयर्स के, 18 इयर्स के, 19 इयर्स के, ये सब भी सफ़र कर रहे हैं। तो मैम जैसे ये इसमें कई बार सूजन हो जाता है, जैसे आपने कहा कि गांठ बन जाती है, तो कई बार उसमें सूजन हो जाता है और टूटने की, चटकने की या लहर उठती है इससे। तो इससे मतलब कैसे राहत मिल सकती है? इसमें क्या करने से, कुछ सेक से किसी तरह से राहत का कोई? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपका जो डिज़ीज़ है, पहले तो डॉक्टर डायग्नोसिस करेंगे कि कौन सा अर्थराइटिस है, उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि अगर अर्थराइटिस है तो उसमें जलन वाला पेन नहीं होगा, बर्निंग पेन नहीं होगा, रेडनेस वहाँ नहीं होगा, उसमें सिर्फ जॉइंट टू जॉइंट्स पेन होगा, जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन होगा। और इसके लिए ज़रूरी है प्रॉपर डायग्नोसिस। आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कुछ टेस्ट कराते हैं, जैसे कि RF फैक्टर कराते हैं हम लोग, CBC जो रूटीन टेस्ट है ये कराते हैं, एक्सरे इमेजिंग कराते हैं। इसमें एक पर्टिकुलर टेस्ट होता है CCP और CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन, ये सारे टेस्ट कराते हैं। और हालांकि एक्सरे इमेजिंग में भी अगर एक्सरे में आ गया कि हाँ बोन जॉइंट्स डीजेनरेट हो रहा है तो वो आपको एक्सरे प्लेट में भी दिखेगा। इसके लिए एक्सरे कराते हैं। एक्सरे में अगर बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ तो MRI, CT स्कैन वगैरह सब कराते हैं। ये सारे जो पर्टिकुलर डायग्नोसिस हैं। तो मैम इसमें मैंने सुना है कि ऑपरेशन और सर्जरी भी होती है कई बार, अगर ये ज़्यादा बढ़ जाता है तो। एक्चुअली होता क्या है, ये आपके बोन्स को डीजेनरेट कर रहा है। जब बोन्स डीजेनरेट हो रहा है, बोन्स ओवरलैप कर रहा है, इनकेस मान लो नी जॉइंट घिस घिस के एकदम से हो गया है, तो आज अभी का हमारा
साइंस इतना डेवलप हो चुका है कि आप नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, जॉइंट रिप्लेसमेंट होता है और वो सक्सेसफुल भी होता है। लेकिन शुरुआत में ही अगर इससे अवेयरनेस रहे, लोग सचेत रहे, तो इस तरह की समस्या कुछ हद तक इसको अवॉइड भी किया जा सकता है। तो ये कितना प्रभावी है कि अगर जैसे किसी को दर्द उठ रहा है तो ऑपरेशन करा लेना है, या फिर अगर दर्द हो रहा है तो दवा से भी ठीक किया जा सकता है? तो देखिए, इसमें दवा क्या है, एक तो रूमेटाइड अर्थराइटिस ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ये आपके इम्यूनिटी अगर आपकी वीक है, इवन कि अगर आपका, देखिए सबसे पहले मैं इसके कॉज पे बताना चाहती हूँ कि रूमेटाइड अर्थराइटिस जो है इसका कॉज है, पहला तो इन्वायरमेंटल फैक्टर है। आप कहेंगे इन्वायरमेंट में ऐसा क्या हो गया है, तो इन्वायरमेंट में बैक्टीरिया और वायरस का इन्फेक्शंस होता है। ये भी आपके रूमेटाइड अर्थराइटिस, आपके गठिया को बढ़ाता है, आपके जॉइंट्स पेन को बढ़ाता है। फिर रही बात आपका जो है हार्मोनल फैक्टर, फीमेल का जो हार्मोनल फैक्टर है, क्योंकि फीमेल के बॉडी में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स है। फीमेल चूँकि बर्थ कंट्रोल पिल्स भी लेती हैं, इस वजह से भी उनको रिस्क होता है। ये नहीं कह रही हूँ कि इस वजह से उनको गठिया हो जाएगा, अर्थराइटिस हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, लेकिन रिस्क होता है। और एक और कॉज है, ये जेनेटिक भी होता है, जेनेटिक भी होता है। ये जो इन जनरल कॉज मैं बता रही हूँ, जो बीमारी का इटियोलॉजी है। लेकिन आप ये सोच भी नहीं सकते कि रूमेटाइड अर्थराइटिस, गठिया, जो कि आम भाषा में सब जानते हैं इसको वात, ये हमारे बॉडी के पूरे सिस्टम में, आपके हार्ट को, आपके लंग्स को और आपके ब्लड वेसल्स को, आपके आईज़ को, मतलब इवन कि सिस्टमेटिक जो आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है, आपके पूरे सिस्टम को अफेक्ट करता है। रूमेटाइड अर्थराइटिस की वजह से आपके हार्ट के जो ब्लड वेसल्स होते हैं, आर्टरीज जो होती है, वो हार्ड हो जाती है, उसमें डिपोजिशंस हो जाता है और ब्लॉकेज की वजह से हार्ट अटैक के भी रिस्क होते हैं। इसमें चेस्ट पेन वगैरह सब भी होता है। लंग्स में क्या होता है, वही सेम चीज़ है। लंग्स में आपका जो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग होता है, आपको सांस बहुत तेज़ आपका सांस चलेगा, जिनको रूमेटाइड अर्थराइटिस हो रही है। फिर आपका जो ब्लड वेसल्स है, इसमें क्या आपने कहा, क्या आइस पैक या हॉट पैक से रिलीफ हो सकता है, क्योंकि अगर ब्लॉकेज है, ठीक है, अगर कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है तो उसमें हॉट पैक यूज़ करेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा फास्ट होगा, इससे आपको राहत मिल सकती है। पर मैम जैसे हमें पता कैसे चलेगा कि ब्लॉकेज है और हमें आइस पैड यूज़ करना है या हॉट पैड यूज़ करना है? क्योंकि रूमेटाइड अर्थराइटिस इतना पेनफुल बीमारी है, इसके लिए आप कहीं ना कहीं किसी डॉक्टर के पास ज़रूर जाओगे, और जब डॉक्टर आपका डायग्नोसिस कराएंगे, कुछ टेस्ट लिखेंगे, आपके सिम्टम्स नोट करेंगे, तो वो आपको बताएंगे कि आपको किस तरह की रेमेडीज़ को, आपको किससे आपको आराम मिलेगी। आपको आइस पैक लगाना है या हॉट पैक लगाना है, या क्या मेडिसिन्स खाना है जिससे आपको आराम मिलेगी। जैसे मैम शोध के अनुसार 1000 में से 7% लोगों को ये बीमारी हो जाती है, ग्रसित हो जाते हैं लोग इस बीमारी से। तो क्या ऐसा भी है कि इस बीमारी से ज़्यादातर महिलाएं इससे ग्रसित हैं? महिलाओं नहीं, के ऐसा ये कह सकते हैं, जैसे ये एक प्रिवेलेंस है डिजीज़ का। अब 1000 में से 7% इस डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए मेल और फीमेल की बात की जाए, तो फीमेल ज़्यादा प्रोन है ये जॉइंट्स पेन, अर्थराइटिस पेन और रूमेटाइड अर्थराइटिस, ये सारे पेन के लिए फीमेल ज़्यादा प्रोन है। और इसमें जैसे पेन किलर्स वगैरह भी लेते हैं, क्योंकि दर्द इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो कहीं पर बर्दाश्त के बाहर नहीं होता। क्या है ना, इसमें जैसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो आप डॉक्टर साहब को, आप अगर एलोपैथिक में ट्रीटमेंट कराएंगे तो आपको पेन किलर्स ही देंगे, क्योंकि पेन है तो पेन किलर्स देंगे। आपका पेन को इंस्टेंट आपको थोड़ा आराम मिले, इसके लिए स्टेरॉइड देंगे। होता क्या है, जैसे डॉक्टर ने 10 दिनों की दवाई दी और उस इमीडिएट टाइम में आपको आराम मिल गया, तो पेशेंट को लगता क्या है कि 10 दिन वाली जो दवाई डॉक्टर ने दी है इससे आराम हो गई, तो इसको क्यों ना हम 2 महीने 3 महीने खींच लें, ठीक है। और होता क्या है, 2-3 महीने वो सेम उसी मेडिसिन्स को वो खींचते चले जाते हैं। तो उस कंडीशन में अब क्या होता है, डॉक्टर ने उस कंडीशंस के
पर वो मेडिसिन दी थी ना, किस स्टेज में, इस स्टेज में कितने मेडिसिन के डोजेज होने चाहिए थे, कितना स्टेरॉइड को इनको ज़रूरत थी। आपका एज डिपेंड करता है, आपका डिजीज़ का स्टेजेस डिपेंड करता है और सीवियरिटी डिपेंड करता है। तो 10 दिनों की दवा अगर आप महीनों, 2 महीने, 3 महीने खींचते चले जा रहे हैं और आपको क्योंकि आराम मिल रहा है, क्योंकि पेन किलर्स है ना, स्टेरॉइड है, तो आराम मिलने की वजह से खींच रहे हैं लोग, लेकिन वो परमानेंट रिलीफ नहीं होता है। अगर डॉक्टर के पास जाए और सारे डॉक्टर के अनुसार चले कि हाँ आपको ये रेमेडीज इतने दिन के लिए लेनी है और नेक्स्ट आपको कब आना है, अपना डॉक्टर खुद ना बने और डॉक्टर जैसे अगर आपको प्रेस्क्राइब कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंग चले, जैसे फिजियोथेरेपी का सहारा ले, योग करे और अपने लाइफ स्टाइल चेंजेस करते हैं, तो इस वजह से बहुत हद तक रिमेटाइड अर्थराइटिस के जोखिम से बच भी सकते। अगर हुआ है तो वो ठीक होने के चांसेस आपको ज़्यादा होंगे। तो जैसे मैम साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो क्या साइड इफ़ेक्ट्स में ऐसा भी होता है कि बालों का झड़ना और आँखों की रोशनी कम होना या सुनने की क्षमता, या इसके अलावा कुछ? देखो, होता है कि हर किसी के बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स अलग है, इम्यूनिटी अलग है। अब हम 2 बहनें भी हैं, एक एनवायरनमेंट में रह रही हैं, एक जैसा जेनेटिक फैक्टर है, फिर भी एक जैसा हम लोग नहीं हो सकते। अगर हमको फीवर हुआ है, ज़रूरी नहीं कि मेरी बहन को भी फीवर हो, ठीक है। ये सब के लिए मेजर रोल करता है आपका बॉडी का इम्यूनिटी। इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। रही बात जैसे आपने बोला हेयर फॉल, आपका आँखों की रोशनी, चूँकि ये डिजीज़ तो आपके पूरे बॉडी के सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है ना। इम्यूनिटी, हम जो अलाइव है, हम जो ज़िंदा हैं, हम जो डिजीज़ से फाइट कर रहे हैं, हमारा सर्वाइवल ही हमारे इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है। तो जैसे मैम आपने इम्यूनिटी के लिए बोला स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो इसमें खान पान क्या होने चाहिए कि इससे बचाव किया जा देखो, सके? इम्यूनिटी के लिए होता है क्या है, पहले आप अपना इम्यूनिटी कैसे स्ट्रेंथन करेंगे। किसी को कोई जल्दी बीमार पड़ रहा है, तो जिन वजहों से बीमार पड़ रहा है, अब कि कोई बारिश में भींगा वो बीमार पड़ गया, दूसरा नहीं पड़ा, तो पता है कि इसका इम्यूनिटी रिस्पॉन्स वीक है, वेदर चेंज हो गया और वो बीमार पड़ गया, तो उसकी इम्यूनिटी वीक है। इसकी इम्यूनिटी को वीक करने के लिए फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स ले, मिल्क ले, सैलड ले और बैलेंस डाइट ले, तो इससे बहुत हद तक आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। लेकिन इम्यूनिटी भी आपका जेनेटिक पे भी फैक्टर, जेनेटिक रोल भी इसमें अटैक करता है। और ये क्या मैम, ये जो बीमारी है ये लाइफ लॉन्ग रहती है, मतलब लंबे समय हाँ। के लिए क्या दवा में ही रहना पड़ जाता है? नहीं, होता क्या है, आप किस तरह की पैथी को ऑप्ट कर रहे हैं, आप किन डॉक्टर्स आपके पास जा रहे हैं, आप एलोपैथिक डॉक्टर के पास जा रहे हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जा रहे हैं, या एलोपैथिक या आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो ये डिपेंड करता है। चूँकि जो जिस तरह का ये बीमारी है, इम्यूनिटी ही आपका वीक कर रहा है। गठिया, मैं गठिया की बात कर रही हूँ, अर्थराइटिस की नहीं। अर्थराइटिस ठीक होता है अगर आप प्रॉपर डोजेज वगैरह सब ले। गाउट भी बहुत हद तक ठीक होता है। गाउट खास करके ये मेल पर्सन्स में ज़्यादा होता है, ये मेल पर्सन्स में यूरिक एसिड बढ़ने के केसेस ज़्यादा है कंपैरिजन टू फीमेल, तो उस केसेस में ये होता है। और रही बात क्या कि आप ये कैसे इसको इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेंगे, आपका इम्यूनिटी के लिए स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको एक्सरसाइज करना होगा, आपको बैलेंस डाइट लेना होगा, आपको अल्कोहल अवॉइड करना होगा, सिगरेट अवॉइड करना हो। इस तरह के जो आपके जो लाइफ स्टाइल को चेंजेस करेंगे तो आपको बहुत हद तक आराम मिलेगा। तो जैसे मैम आपने व्यायाम का बात किया आपने, तो व्यायाम ये कितना प्रभावी है इससे राहत पाने के लिए दर्द में? देखिए, अब रिमेटाइड अर्थराइटिस में क्या होता है, आपको राहत ही मिल सकती है। ये मैं नहीं कहूँगी कि आपका 100% गठिया ठीक होता है, बहुत हद तक ठीक होता है, लेकिन बहुत केसेस जो होते हैं इसके फेलियर के केसेस ज़्यादा हैं। तो इसमें क्या है, अगर आप एक्सरसाइज करती हैं, योग करती हैं, व्यायाम करती हैं, तो आपको बहुत हद तक आराम मिलेगा। आपको अपना लाइफ स्टाइल चेंजेस करना होगा, आपका डाइट स्टाइल चेंजेस करना होगा, बहुत हद तक आपको आराम मिलेगा। और जैसे मैम आपने मौसम की बात की कि मौसम कई बार, मतलब मौसम या माहौल जो भी है, ये कई बार लोगों को बहुत इफ़ेक्ट करता है ये गठिया बीमारी बढ़ाने में। तो क्या ये ठंड में या बरसात में ये बढ़ जाता है ये बीमारी? नहीं, कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो कि बोलते हैं कि हमारा बरसात के मौसम में ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाता है, मेरा पेन बढ़ जाता है। तो मौसम का भी कुछ ना कुछ रोल इसमें रहता है।
और कई लोगों को हमने देखा है कि लोग चल भी नहीं पाते, इस हद हाँ, तक लोगों को क्योंकि ये उनका जॉइंट्स ही डैमेज हो रहा है ना, जॉइंट्स डैमेज हो रहा है। तो उनके लिए सबसे अच्छा मैं बोलूँगी कि आप अपना वेट कंट्रोल रखें। अगर कुछ पाउंड्स आप अपने रिड्यूस करते हैं तो क्योंकि बॉडी के ऊपर, आपके जॉइंट्स के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ रहा है, अगर वो पेन को, अगर आप वेट लॉस करते हैं तो आपको बहुत हद तक राहत भी मिलेगा। तो इस तरीके से अपना लाइफ स्टाइल, और जो प्रॉपर लाइफ स्टाइल, व्यायाम तो है ही, प्रॉपर मेडिकेशंस लें, सही दवाई लें, जो डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं आप अपने डॉक्टर के अनुसार चलें, एडवाइस लें, और वो मेडिसिन्स को प्रॉपर जैसे उन्होंने खाने को बोला है, जितने दिन के लिए बोला है, क्योंकि टाइम टू टाइम इसमें मेडिसिन्स के डोजेज जो है ना घटते बढ़ते रहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। और जैसे आपने कहा कि वेट पुट ऑन जो हो जाता है उससे भी कई बार तकलीफ ज़्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल। तो पर मैम ये साइड इफ़ेक्ट्स है कहीं ना कहीं, एस्ट्रॉइड वगैरह भी लेते हैं हम लोग, पेन किलर्स वगैरह, उससे भी देखो वेट गेन होना, अभी फूड में इतना एडल्ट्रेशन है तो वेट गेन के बहुत सारे रीज़न है, लेकिन हाँ, वन ऑफ द रीज़न है कि आप बहुत ज़्यादा अगर स्टेरॉइड पेशेंट को दिया जा रहा है, लंबे समय तक दिया जा रहा है, कम समय के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर लंबे समय तक दिया जा रहा है तो उनका वेट बढ़ सकता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं ना, उनको जॉइंट्स पेन हो रहा है, वो पकड़ के चल रहे हैं, उनको ऐसा लगेगा ना अचानक से कोई हथौड़ा मार दिए पैर पे, इतना सीवियर पेन होता है। और मैम जैसे दवा ले रहे हैं तो इसमें कितना टाइम लगता है, ये दवा असर करने में कितना वक्त लगता है? पहला तो डिपेंड करता है कि पेशेंट का कौन सी स्टेज में गया है, ये रिमेटॉइड अर्थराइटिस गठिया कितना सीवियर है, और उनका एज फैक्टर। एज अगर बहुत ज़्यादा होगा, 50-60 होगा, तो उनकी इम्यूनिटी भी वीक होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, तो उस केसेस में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। ये नहीं कह सकते कि आप 6 महीने 3 महीने दवाई खाए ठीक हो जाएगा, 6 महीने, डिपेंड करता है पर्सन का कंडीशंस कैसा है। और क्या मैम इस बीमारी में खून की कमी भी बहुत ज़्यादा मिलती है देखने के लिए? नहीं, खून की कमी जैसे ऐसा कोई, ये मिथ हो सकता है, लेकिन इस बीमारी की वजह से खून की कमी ऐसा कोई रिलेशन नहीं पाया गया। इसमें खून में क्या होता है ना, अगर सीबीसी कराते हैं ना तो ईएसआर बढ़ा रहता है। ईएसआर एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट बोलते हैं इस टेस्ट को। तो इसमें क्या होता है, ज्वाइंट में स्वेलिंग है ना, ज्वाइंट्स में स्वेलिंग है, इस वजह से वहाँ पर स्वेलिंग की वजह से आपका ईएसआर बढ़ा मिलेगा। और मैम क्योंकि आप होम्योपैथ की डॉक्टर हैं तो आप बेहतर हमारे दर्शकों को बता सकती हैं कि होम्योपैथ में इसका इलाज कैसे संभव है? देखिए, इलाज के लिए क्या है, होम्योपैथिक में बहुत सारी अच्छी मेडिसिन्स हैं होम्योपैथिक में, और पेशेंट लेते ही उनको आराम भी मिलता है। लंबे समय तक लेंगे तो बहुत हद तक पेशेंट क्योर भी हो जाता है। अगर बहुत ही अर्ली स्टेज में अगर पता चले जॉइंट्स पेन हो रहा है, इसमें सबसे पहला क्या होता है ना, मॉर्निंग में जैसे ही पेशेंट उठता है, जाता है, कहीं भी मूवमेंट के लिए करता है ना, तो मॉर्निंग स्टिफनेस फील होता है, जकड़न महसूस होता है चलने में। तो शुरुआती लक्षण में ही अगर पता चल गया कि नहीं जकड़न हो रहा है, अगर गांठ बन रहा है, तो अगर शुरुआती लक्षण में देखें तो बहुत हद तक इस बीमारी से बचा जा सकता है। जैसे होम्योपैथिक में लिडमपाल, अर्निका, ब्रोइनिया, क्वास्टिकम, कॉल्चिकम, कोलोफाइलम, इस तरह की कई सारी मेडिसिन्स हैं, जिससे बहुत हद तक कई पेशेंट ठीक भी हुए हैं, और कुछ पेशेंट को लंबे समय तक भी मेडिसिन्स लेना पड़ा है। और जैसे मैम ये होम्योपैथ में आपने जैसे इलाज बताया कि कैसे इसमें इसकी दवा है और कैसे संभव है, तो इसके अवेयरनेस के लिए क्या किया जा रहा है? देखो, सबसे बड़ी बात है ना, क्योंकि अर्थराइटिस वर्ल्ड वाइड एक बहुत बड़ी बीमारी सामने आई है, अर्थराइटिस, रिमेटॉइड अर्थराइटिस, गाउट। तो इसमें क्या है ना कि 12 अक्टूबर को वर्ल्ड इंटरनेशनल अर्थराइटिस डे सेलिब्रेट किया जाता है, इसके अवेयरनेस के लिए। कोई भी बीमारी होने से पहले हम जागरूक रहें, ज़रूरी नहीं सबको रिमेटॉइड अर्थराइटिस है। जैसा कि प्रिवेलेंस में बताया मैंने कि 1000 में से 7 लोगों को, तो लेकिन वो 7 लोग भी कितना सीवियर पेन फील कर रहे हैं। अगर हम लोग अपने लाइफ स्टाइल चेंजेस करें, प्रॉपर मेडिकेशंस ले, अगर जेनेटिक फैक्टर भी है कि हाँ हमारे फैमिली में हमारे दादा दादी को था ये प्रॉब्लम, तो मुझे भी होगा, अगर मुझे मालूम है तो हमें अवेयर होने की ज़रूरत है। मैं बस चाहूँगी मैम कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि
क्या ऐसी सलाह आप देना चाहेंगी कि लोग इससे बचाव कर सकें और लोग इससे बच के रहें? इसका संकेत उन्हें पहले से महसूस होता रहेगा तो लोग इसके प्रति जागरूक रहेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। सबसे बड़ी बात है, जो चीज़ अभी आपको हुआ नहीं है आप उससे बच सकते हो, आप अवेयर रहो। जैसे दूरदर्शन के माध्यम से स्वास्थ्य चर्चा जो प्रोग्राम है, इसमें हर हमेशा कुछ ना कुछ डिफरेंट टॉपिक आता है, जिसमें अब जैसे गठिया हो गया, वाटर बोर्न डिजीज़ हो गया, तो बहुत सारे प्रॉब्लम है ना। तो ये दूरदर्शन की जो एक अवेयरनेस कैंपेन है कि हाँ गठिया है तो इसका क्या समाधान हो सकता है, इस पर ये खास चर्चा हो रही है। यकीनन डाइट चार्ट जो है ना, आपका डाइट, अब देखो यूरिक एसिड बढ़ता है तो आपको यूरिक एसिड में आपका डाइट चार्ट अलग होना चाहिए। डाइट जैसे कि आपको मटर हो गया, काला चना हो गया, काबुली चना हो गया, ये सबको अवॉइड करना चाहिए। सिगरेट, अल्कोहल अवॉइड करना चाहिए। एक्स्ट्रा वेट जो आपका है, आपका बीएमआई कितना है और आप कितना एक्स्ट्रा बॉडी अपने वेट अपने ऊपर बर्डन डाले हुए, तो इस सब से अगर आप करोगे तो बहुत हद तक राहत मिलेगी। एक बैलेंस डाइट जो होता है, आप जैसे पालक ले सकते हो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गया, पोटैटो भी अवॉइड करना है, मटर अवॉइड करना है, दही अवॉइड करना है, दही से इन्फ्लामेशन ज़्यादा होते हैं, बनाना, खीरा, ये सब अवॉइड करना है। तो डिपेंड करता है कि आप एक डाइट चार्ट प्रॉपर फॉलो करो और इस अवेयरनेस से आप सबको भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो हमने आज गठिया बीमारी को लेकर के हमने आज डॉक्टर रेखा जी से बात की, जिन्होंने तमाम पहलुओं पर हमें जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैसे इसके शुरुआती लक्षण हो सकते हैं जिन्हें नज़रअंदाज ना किया जा सके, कैसी ये बीमारी होती है, कितनी इस बीमारी में तकलीफ़ होती है, लोगों को झेलना पड़ता है, और इस बीमारी से कैसे निजात पाया जा सकता है, इससे बचने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं। तमाम पहलुओं पर उन्होंने हमें जानकारी दी और कई ऐसी अहम जानकारी उन्होंने हमसे साझा की जो आपके और हमारे लिए कई ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम चाहेंगे कि आप इस सलाह को हमेशा गांठ बांध के रखें, इस जानकारी को हमेशा गांठ बांध के रखें, और ताकि आप स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। इसी के साथ स्वास्थ्य चर्चा के अगले अंक में हम आपसे फिर मिलेंगे अगले विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।